नहीं, मुझे लगता है फार्मूलों के बारे में तो जितना चर्चा कम किया जाए बेहतर है। फार्मूला टिकट देने के पहले एक इस्तेमाल होता है, उसके बाद मुख्यमंत्री के पद के निर्वाचन के बाद एक होता है। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है वो सारी चीजें आलाकमान पर छोड़ देंगे। मगर जो आंकड़े नजर आ रहे हैं उसमें मुझे लगता है कि हुड्डा जी से कहीं न कहीं चूक हुई नजर साफ आ रही है अब प्रत्याशी चुनने में, चुनाव अभियान के दौरान। और जैसा बढ़ाना साहब कह रहे थे, अगर ये हाल राहुल जी के दौरों के बाद, हालत सुधरने के बाद है, तो यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो वास्तव में शायद हालत वहां काफी पतली रहती। अब 28 सीटों पर कांग्रेस आगे है और 6 सीटों पर बीजेपी और 21 सीटों पर चौटाला की पार्टी और 11 अन्य में मुझे लगता है कि कुलदीप बिश्नोई की पार्टी के काफी बड़ा प्लस बसपा, कुलदीप बिश्नोई और बसपा दोनों से ठीक ठाक उनमें 4-5 सीटों पर बीएसपी भी अच्छा कर सकती है। लेकिन रजत जी, एक चीज में जो जरूर कहना चाहूंगा, जो पुष्पेश जी ने जो एक बात कही कि एक चीज को अगर आप एनालाइज करें, यशवंत जी का विषय है वो कि अगर हरियाणा में दोनों अलायंस काम कर रहे होते तो क्या स्थिति होती। ये अच्छा, अलायंस भी अलग अलग तरह के इनको एनालाइज करने पड़ेंगे। अगर चौटाला और बीजेपी साथ होते तो क्या होता, कुलदीप बिश्नोई और बीजेपी साथ होते तो क्या होता, ये तीनों साथ होते तो क्या होता। तो ये जो कांग्रेस का प्रदर्शन आपको कहीं ना कहीं सीटों में दिख रहा है, इसके लिए आईएनएलडी या दूसरी पार्टी जिम्मेदार नहीं है, ये कहीं ना कहीं खुद कांग्रेस जिम्मेदार है इस पूरे हालात के लिए। चाहे वो पैराशूटर्स उतारे हैं, पैरा ट्रूपर्स उतारे हैं, गलत टिकट्स दिए हैं, या इलेक्शन को फॉर ग्रांटेड मान के ओवर कॉन्फिडेंस से ले लिया है। आप कुछ अंदाजा बता सकते हैं कि अगर ये अलायंस होता, अगर ये अलायंस होता दो लोगों के बीच में, बीएसपी और जेसी का अलायंस कंटिन्यू करता, तो मेरे ख्याल से वो एक बड़ी ताकत बन के उभरता। ये बहुत बड़ी संभावना थी हरियाणा की राजनीति की जो ध्वस्त हो गई। लेकिन 19 सीटों पर लेकिन मेरा ये मानना है, और जो वोटर से बात करने के बाद में भी अनुमान सामने आया कि अगर आईएनएलडी बीजेपी का अलायंस होता तो कोई बहुत बड़ा चमत्कार दिखाता, ऐसी बात होने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। होता केवल ये कि जो 6 सीटें बीजेपी के खाते में दिख रही वो इस समय 1 होती और आईएनएलडी के खाते में 19 की जगह शायद 20 होती। हाल का जो लोकसभा चुनाव था उसमें दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था और इनेलो को 9 सीटों पे मात्र लीड मिली थी और बीजेपी को केवल मात्र 8 में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हजकाकार बीएसपी का अलायंस होता या हजकाकार बीजेपी का अलायंस हो तो उसका क्या इफेक्ट होता, वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। हम कोशिश करेंगे आपको ये बताने की कि ये जो 13 सीटें अन्य हैं, इसमें से बहुजन समाज पार्टी की सीटें कितनी हैं और हरियाणा जनहित कांग्रेस कुलदीप बिश्नोई की जो पार्टी है उसकी सीटें कितनी है। फिलहाल कुछ ट्रेंड्स आपको बता दें। फरीदाबाद के बटकल से बीजेपी की सीमा त्रिखा आगे चल रही है। जलगांव से शिवसेना के उम्मीदवार सुरेश दादा जैन, उल्लासनगर से पप्पू करानी आगे हैं। पूनम महाजन, प्रमोद महाजन की बेटी, पीछे चल रही है। अजय चौटाला अपनी सीट डब्बाली से आगे चल रहे हैं। आरआर पाटिल तासगांव से आगे चल रहे हैं। महाराष्ट्र में गोरेगांव से शिवसेना के सुभाष देसाई आगे हैं और गुड़गांव से कांग्रेस के उम्मीदवार धर्मवीर गाबा आगे हैं। जींद से हरियाणा के उम्मीदवार मांगेराम गुप्ता पीछे चल रहे हैं। सावित्री जिंदल हिसार से आगे चल रही हैं और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अबू आजमी मानखुर से आगे चल रहे हैं। और जो हमारे पास में इस समय आंकड़े हैं, ट्रेंड्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में स्थिति बहुत ज्यादा स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। 254 लीड्स हमारे पास में है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस एनसीपी के खाते में 124 सीटें फिलहाल अभी जाती हुई दिख रही हैं और वहीं बीजेपी शिवसेना के खाते में 83, एमएनएस के खाते में 13 सीट। बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है क्योंकि 13 सीट तो उन्होंने जीतने की स्थिति में बन रहे हैं, लेकिन कम से कम में माना जा सकता है कि कम से कम 51 सीट ऐसी जरूर होंगी जहां पे उन्होंने बीजेपी और शिवसेना का काम खराब किया होगा। अन्य के खाते में 34, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्योंकि इसमें से अधिकांश कांग्रेस और एनसीपी के रेबल कैंडिडेट्स बड़ी तादाद में इसमें है। हरियाणा में 31 सीटों पे अब कांग्रेस आ गए, बीजेपी 6, आईएनएलडी 19 और अन्य के खाते में 13। लगभग 70 सीटों के ट्रेंड हमारे पास में आ चुके हैं। अरुणाचल में एक तरफा मुकाबला है, 10 के 10 ट्रेंड कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिख रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में पुष्पेश पंत हैं। पुष्पेश जी, कांग्रेस के लोग अभी स्वीकार करने लगे कि हरियाणा में कहीं ना कहीं उनसे गलती हुई, इसी तरह से बीजेपी के लोग भी स्वीकार करेंगे कि उनसे गलती हुई, एलाइज कर लेना चाहिए। मुझे लगता है अभी कुछ देर पहले जो आपकी बात मुख्तार भाई से हो रही थी वो तो अभी भी हम ठोक रहे थे कि आप भी यहाँ बैठेंगे, हम भी यहाँ बैठेंगे, नतीजे आए जाते हैं। मुझे वो पुरानी कहावत याद आ रही थी हज्जाम वाली कि जजमान अब बाल तो सामने ही आए जाने वाले हैं। भाजपा बिल्कुल ही मुझे लगता है ये मानने को तैयार नहीं है उससे कभी गलती हुई थी, कभी गलती करेगा या कभी गलती करने वाला है भविष्य में। यही उसका दुर्भाग्य है और ये शायद इस देश का सौभाग्य। 2 बहुत महत्वपूर्ण ट्रेंड हम दर्शकों को बता दें। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष केपी गुज्जर जो है वो अब लीड कर रहे हैं इस समय। तिगांव से फरीदाबाद की जो सीट है वहां से वो आगे चल रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी नागर साहब से। और घाटकोपर वेस्ट से जो खबर है वो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा सदमे वाली शायद होगी। पूनम महाजन अब वहां पर
तीसरे नंबर पे चल रही है। पहला दूसरा छोड़िए, तीसरे नंबर पे बीजेपी की कैंडिडेट इस समय चल रही है। दिल्ली कांग्रेस के दफ्तर में जश्न शुरू हो चुका है और साथ में विलासराव देशमुख का बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सपाट बयान आया है, जैसा कि उन्होंने पहले भी कहा था कि मुख्यमंत्री तो साहब कांग्रेस का ही होगा। एक बार फिर से ओवरऑल ट्रेंड बता दें दर्शकों को। दर्शकों को हम बता दें 254 सीटों के ट्रेंड हमारे पास में महाराष्ट्र में है। कांग्रेस और एमएनसीपी अलायंस जो है वो बहुत स्पष्ट 124 सीटों पे आगे चल रही है और बीजेपी शिवसेना अलायंस 83 पे, एमएनएस 13 सीटों पे। लेकिन कम से कम मेरा मानना है और आंकड़े जब आएंगे तो हम आपको और ज्यादा स्पष्ट बताएंगे कि 50 सीटें कम से कम ऐसी होंगी जहां पर राज ठाकरे जी ने खेल बिगाड़ दिया होगा बीजेपी शिवसेना का। अन्य के खाते में 34 सीटें, जिसमें बड़ी तादाद में कांग्रेस और एनसीपी के रेबल कैंडिडेट्स शामिल हैं। 71 सीटों के ट्रेंड हमारे पास में हरियाणा से आ चुके हैं, जिसमें से कांग्रेस के पास 31 सीटें जा चुकी हैं, बीजेपी 6, आईएनएलडी 21, अन्य के खाते में 13, जिसमें बीएसपी और हरियाणा जनहित कांग्रेस के कैंडिडेट्स भी शामिल हैं। अरुणाचल एक तरफा है, 10 की 10 सीटें जो हैं वो अरुणाचल में पूरी तरह से कांग्रेस के खाते में। लातूर में महाराष्ट्र से खबर है, अमित देशमुख इस समय आगे चल रहे हैं। विलासराव देशमुख के बेटे हैं अमित देशमुख, एक चुनाव जीत रहा है, दूसरा फिल्में जीत रहा है, वो खुद सीएम की कुर्सी जीतने के चक्कर में। मैं आपने पूनम महाजन के बारे में बताया कि पीछे चल रहे हैं, विनोद कांबली के बारे में बता चुके हैं कि वो पीछे चल रहे हैं, लेकिन एक ऐसे भी हैं जिनके बारे में लोगों को इंटरेस्ट होगा, युवराज सिंह के पिता हैं, पंचकुला से आगे चल रहे हैं। वो आईएनएलडी के उम्मीदवार हैं, ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो आगे चल रहे हैं। बाहुबलियों के बारे में कुछ खबर, आपका बहुत इंटरेस्ट हमेशा रहता है पुष्पेश जी। डरा रहता हूं उनसे जी आप डरने की जरूरत नहीं है। दीपक निखालजे आरपीआई के नेता हैं, चेंबूर से चुनाव लड़ रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। अरुण गावली भाईकोला से चुनाव लड़ रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। पप्पू कलानी, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, उल्लासनगर से पीछे चल रहे हैं। रजत जी, मुझे लगता है इनके बारे में शायद सोचने की चीज ये अधिक महत्वपूर्ण है कि इन लोगों के लिए भी चुनाव जीतना महत्वपूर्ण नहीं है। जब तक अपने इलाके में इनका दबदबा, दादागिरी बची रहती है और राजनेता इन पर निर्भर रहने के लिए विवश है, मुझे लगता है इनका चुनाव लड़ना जमानत पाने के लिए या प्रतिष्ठा पाने के लिए या अपनी कमीज ज्यादा उजली रखने के लिए होता है। इनके कारोबार पर इससे रत्ती भर फर्क नहीं। लेकिन पुष्पेश जी, जब ये लोग चुनाव जीतते हैं तो उसका बहुत बुरा असर पड़ता है, और अगर आप इनमें से किसी से भी बात करेंगे, ज्यादातर जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव में हुआ या इनसे हुआ, ये सारा का सारा दोष मीडिया को देते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी इमेज इस तरह से प्रोजेक्ट की जाती है कि लोगों को पता चल जाता है, और ये बात सही है। पिछले 2-3 चुनाव में देखा है, दीपक निखालजे और अरुण गावली और पप्पू कलानी जिस तरह से इन्हें प्रोजेक्ट किया नेशनल मीडिया में, लोकल मीडिया में, वो वाकई में जनता के दिल पर इसका असर पड़ता है। रजत जी, लेकिन एक बात उतनी ही सही है कि इन तीनों ही सीटों पर दरअसल ये जो मेधावी उम्मीदवार हार रहे हैं चुनाव, इनके हार के पीछे दरअसल कांग्रेस और बीजेपी शिवसेना इन लोगों का बहुत जबरदस्त प्रदर्शन नहीं है। इनके हार के पीछे रिपोर्ट्स का यह भी कहना है कि जो विरोधी गैंग हैं, उनकी जो कार्रवाई है, जो उन्होंने ताकत झोंक रखी है इन तीनों कैंडिडेट्स को हराने के लिए, दरअसल आप कह रहे हैं कि माफिया को हराने के लिए काउंटर माफिया, कांटा कांटे से निकल रहा है, लोहा लोहे को काट रहा है। इसमें बीजेपी शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी को पीठ थपथपाने के लिए शायद कुछ बचा भी नहीं है। वैसे भी वो क्या थपथपाएंगे अगर हर तीसरे कैंडिडेट के पास में क्रिमिनल बैकग्राउंड है और उसमें से आधे से ज्यादा। अब एक बड़ी खबर देखिए, हरियाणा में आईएनएलडी चौटाला की पार्टी 21 सीटों पर आगे चल रही है और अन्य 13 सीटों पर आगे है। ये चुनाव की बहुत बड़ी खबर है, ये शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। 21 सीटों पर ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी आगे चलेगी, ये एक बड़ी खबर है। और कांग्रेस इस समय 33 सीटों पे आगे चल रही है। 73 सीटों के रुझान हमारे पास में आ गए हैं। हरियाणा के ऊपर इस समय फोकस हो गया है। ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की स्थिति कुछ हद तक क्लियर हो गई है। कांग्रेस इस समय 128। इस पर मुझे लगता है कि 2 लोग हैं हमारे पास हरियाणा की, हिम्मत आत्री हैं, जो एक्सपर्ट हैं, बडाना है। बडाना जी, 21 सीटों पर ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी आगे चले, शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। मैं ऐसे मानता हूं, लेकिन चुनाव का जो वोटिंग के वक्त मतदाताओं का जो रुझान था, उसमें काफी परिवर्तन देखने को मिला था। तब से आशाएं जगी थी। उसका कारण यही रहा कि कहीं ना कहीं हमारे जो उम्मीदवार हैं, उनसे ये नहीं है कि कोई चौटाला जी की पार्टी के प्रति कोई वहां रुझान थे, लेकिन उम्मीदवारों के बाद उम्मीदवारों के नए समीकरण बने, उभर कर आए हैं, इसलिए ये रिजल्ट इस तरह गया। आपने कहा कि चुनाव के दौरान नहीं लगता था, लेकिन आखिरी दिनों में इस तरह के वोटिंग के टाइम में रुझान आने लगे थे।
आपको लगता है कि 21 सीटें ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी जीत, अभी तो शुरुआती ट्रेंड है और धीरे धीरे बढ़ रही उनकी सीटें? राजू जी देखिए, कांग्रेस और आईएनएलडी हरियाणा में दो ट्रेडिशनल राइवल्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आईएनएलडी का ग्राफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुत तेजी ड्रास्टिकली आप कहेंगे गिरा था, वो ग्राफ अगर आज उठ रहा है तो उसके दो बड़े कारण हैं। अगर आप देखें, इसको एनालाइज करें, एक तो उन्होंने जैसे ही चुनाव अनाउंस हुआ, उनके लिए वो हमेशा कहते थे कि बीजेपी से अलायंस टूटा और हमारे लिए अच्छा होगा वो, उसका कारण एक बड़ी खबर इस समय आपकी जो रोक रहा हूं, शिवसेना को मुंबई में एमएनएस ने पीछे छोड़ दिया है। साफ पता चला कि शिवसेना का नुकसान कहां हुआ है। मुंबई में एमएनएस को ज्यादा सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं शिवसेना के पीछे। चुनाव की बहुत बड़ी खबर है, शिवसेना को राज ठाकरे की पार्टी ने पीछे छोड़ दिया है मुंबई में। इसको आप राज ठाकरे का करिश्मा कह सकते हैं, एमएनएस का करिश्मा कह सकते हैं मुंबई शहर में। और शिवसेना बीजेपी को धक्का देने में, उनकी सरकार न बन पाए, इसमें कितना बड़ा रोल है राज ठाकरे का, ये इससे नजर आता है। न केवल सीटों के मामले में, बल्कि जैसा कि प्री पोल सर्वे और बाद में एग्जिट पोल भी इशारा कर रहे थे कि बॉम्बे में वोटों के मामले में इस बार 30% तक अगर राज ठाकरे की पार्टी पोल कर लेती है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। और पूरी संभावना इस बात की रही है कि वोटों के मामले में एमएनएस शायद पहले, दूसरे, तीसरे की लड़ाई में कम से कम दूसरे स्थान पे बॉम्बे रीजन में जरूर पहुंच जाएगी। और कांग्रेस ने अब ऐसा कह सकते हैं कि 3-0 से 3-0 से ये चुनाव जीत लिया है और इसकी ध्वनि, इसकी आवाज साफ सुनाई दे रही है कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर अकबर रोड पर। अकबर रोड पर सेलिब्रेशन का माहौल है।